नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। माइंड द सुपर हीरो, ये एक ऐसी किताब है जिसके ऑथर जो हैं वो जम्मू से हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर इस किताब ने ख्याति पाई है। इसके जो ऑथर हैं इस वक्त गौरव जो हैं हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। सबसे पहले थैंक यू सो मच। गौरव, जैसे इस किताब का जो टाइटल है माइंड द सुपर हीरो, जो हमारा माइंड है वही सुपर हीरो है, क्या मकसद क्या है इस किताब के टाइटल के पीछे और लिखने के पीछे? सर एक्चुअली जैसे मेरे बुक का टाइटल है माइंड द सुपर हीरो, अगर आप देखें बहुत सी बुक्स माइंड के ऊपर, द सीक्रेट, द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, बोथ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बुक जी। बहुत ऐसी बुक्स हैं जो माइंड को लेके बड़ी प्रसिद्ध हैं जी। तो मेरी भी बड़ी आदत थी स्टार्टिंग से। फ्रॉम द लास्ट 10 years आई वॉज इन हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मैं इंक्लाइंड था जी। तो मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं तो मुझे खुद लगा कि जो अगर हमारा माइंड है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इनफैक्ट इट इज़ ओनली आवर माइंड। जी। मुझे ये बताएं कि ठीक है, माइंड जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी को, ये सब जानते हैं, लेकिन कितनी ताकत है इसमें, क्या क्या अचीव कर सकता है और इस माइंड को जो है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? सर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड माइंड एंड ब्रेन टू डिफरेंट थिंग्स। जी। मैं भी हमेशा ये समझता ब्रेन और माइंड एक ही जैसी चीज़ है हमारी, लेकिन ब्रेन एक मैटर है। अगर हम अपने डाइसेक्शन करें अपने हेड की तो वी कैन सी ब्रेन, है ना, इट इज़ अ मैटर, बट माइंड इट इज़ अ सटल, आप माइंड को देख नहीं सकते हो जी। और ये बहुत बार बड़ी चर्चाओं का विषय रहा है, बहुत सी बुक्स इसमें लिखी है, हमारे ग्रंथ है, उपनिषद है हमारे, है ना, जो माइंड को लेकर, उसकी जगह को लेकर, माइंड होता क्या है और माइंड की जगह क्या है, इसको लेकर अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस हैं जिसमें शायद अभी जाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि माइंड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन, जी, है ना, और ब्रेन एक बायोलॉजिकल फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा है। जो केमिकल्स जो हम खाते हैं, मेडिसिन जो खाते हैं, वो सब ब्रेन रिलेटेड होती है। लेकिन जब हम माइंड की बात करें, माइंड इज समथिंग सटल, है ना, विच इज लिंक्ड विद स्पिरिचुअलिटी। अगर हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हर जगह शब्द आता है माइंड माइंड माइंड। अब माइंड को लोग कुछ इस बारे में बड़ी डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि माइंड होता क्या और है क्या। इस बुक में मैंने वैसा तो नहीं, इट वाज नॉट इंटेंडेड बाय मी कि मैं उसको डिस्कस करूं, लेकिन मैं यंगस्टर्स को अपने अगर बताऊं कि जैसे हमारे एजुकेशन में अगर हम देखें, एक बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में आप अपने बच्चे को दाखिल करें, उसको पढ़ाएं, जब वो ग्रेजुएशन करके अच्छे से अच्छे स्कूल में बाहर आएगा, लेकिन आप देखें छोटी छोटी प्रॉब्लम लाइफ की जब वो फेस नहीं कर पाता है तो वो इस हद तक डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो अपनी जान दे देता है। हाल ही में देखा आपने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो बड़े फेमस एक्टर थे हमारे लिए, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इमोशनल ट्रॉमास थे कि वो अपनी जान दे दी। तो इस बुक से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बड़ा मिसिंग लिंक है कि हमारी एजुकेशन हमारी लाइफ को अच्छी करे, कोई गारंटी नहीं है इसकी जी। अगर हमें अपनी बेहतर लाइफ चाहिए, जिसे हम पीस बोलते हैं, सक्सेस चाहिए, तो हमें इमोशंस पे काम करना है, हमने अपने माइंड को रेगुलेट करना है कि कल को जब इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट इज़ वेरी नेचुरल कि आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस धरती पे है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन जिसका माइंड है ना बड़ा स्ट्रांग माइंड होगा, या जिसको इसका ज्ञान होगा कि उसका माइंड कैसे काम करता है, वो इस प्रॉब्लम को आराम से फेस करेगा और सक्सेस की ओर जाएगा। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसको इन चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, वो डिप्रेस हो जाएगा और कहीं ना कहीं अपनी जान तक दे देता है। मैं यही बात समझने की कोशिश में हूँ कि माइंड को जो है वो स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, कैसे ये अनुमान लगाया जाए कि जो माइंड है हमारा वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे हम इसका अनुमान लगा सकते हैं? सर बेसिकली माइंड हमारा कितना स्ट्रांग है ये कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं, समझ रहे हो? अब जैसे मैं बोलूँ कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं तो आप बता पाएंगे मुझे? जी। यू वोंट बी एबल टू, इतना कितना है ना। अब एक समुंदर की, ओशन की कितनी गहराई है हम नहीं बता सकते। वैसे माइंड स्ट्रांग होना नहीं होना ये एक इशू नहीं है। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रखनी है। एक, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल प्लेड बाय योर माइंड, है ना। एक माइंड होना और उसका सही इस्तेमाल करना भी बड़ा जरूरी है। हर एक को आजकल अवेयरनेस हो गई है कि हमें मेडिटेशन करनी है, कि स्ट्रेस बड़ा मिलता है हर एक को। इनफैक्ट मैंने भी, आपने भी, हर एक ने ट्राई की है, लेकिन अब सही ढंग से मेडिटेशन कैसे करते हैं ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। आजकल टीवी में हम मेडिटेशन कर लेते हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेडिटेशन कराती है, पर वो सब टेम्परेरी होता है। इसको हम बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन। एक कमेंट्री चलेगी, हम सुनेंगे आंखें बंद करके, लेकिन कब तक ऐसा आंखें बंद करके आप पूरी दिन थोड़े आंखें बंद करोगे। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो भी आप मेडिटेशन आप गाइडेड कर रहे हो, या आप माइंड को कहीं ना कहीं टेम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जितनी भी मेडिटेशन होती है उसमें अफर्मेशंस होती हैं। क्या होती हैं? अफर्मेशन, आई एम पीसफुल बीइंग, है ना, आई एम वेरी हैप्पी।
ये जितनी भी फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं ये आप अपने इंटरेक्टली माइंड को टेम कर रहे हो, जो कि अल्टीमेटली आपको सक्सेस लेकिन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ये सवाल पूछना बहुत ही अहम होगा कि कुछ लोगों की ये बात सामने आती है, लोग हमसे बात करते हैं कि हम जब मेडिटेशन करते हैं लेकिन जो थॉट प्रोसेस है माइंड के अंदर वो चलता है, जिससे जो है वो मेडिटेशन में तो हैं लेकिन माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो भी निरंतर जो है चलता है। क्या यही है मेडिटेशन? आप इसी को मानते हैं कि जो है चलते भी आप जो है एक कॉन्शियस माइंड में या सब कॉन्शियस माइंड में आप एक उसी जो है स्टेट ऑफ माइंड में रहें? सर ये मेरी बुक में एक चैप्टर है माइंड एंड मेडिटेशन, मैंने थोड़े कम शब्दों में उसको, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, अगर बड़ा टॉपिक है जी, इसको लिखने की कोशिश की है। ये बड़ा एक रेलेवेंट क्वेश्चन आज के जो आपने सिनेरियो में मेरे से पूछा कि व्हाट इज मेडिटेशन। सर अब मेरा इसमें जो पर्सनल बिलीव है, मेडिटेशन आप आंखें बंद करके करें ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि अगर मेडिटेटिवनेस में आपको रहना है, मज़ा, जिसको अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ कि मेडिटेशन में रहना का मीन्स टेंशन फ्री रहना, मजे में रहना ना, आनंद में आपको रहना है। तो अगर आप आंखें बंद करके आदत डालते हैं कि कुछ मेडिटेशन ऐसी होती है जिसमें आंखें बंद करके यू हैव टू प्रैक्टिस समथिंग, इसका ये मतलब आप जब घर में ही रहेंगे तभी आंखें बंद करके कर सकें, जब आप अपने वर्क प्लेस पे होंगे तब आप ऐसे मेडिटेशन नहीं कर सकते। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें जो मेडिटेशन वो सिखाते हैं मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, क्योंकि वो साफ साफ बताते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए ना तो आपको अपनी आंखें बंद करने की जरूरत है और ना ही आपको घर में रहने की जरूरत है। चलते फिरते बीइंग इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेटिवनेस मीन्स अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। आपको किस अवेयरनेस में रहना है? आपको इस अवेयरनेस में रहना है दैट यू आर चाइल्ड ऑफ अ गॉड, आप भगवान के बच्चे हैं। जैसे सर मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके फादर कौन है, तो आप मुझे बताएंगे मेरे ये फादर है, मैं बोलूंगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनके फादर, वो आपके फादर नहीं है, तो आप डीएनए टेस्ट करो लो, साइंटिफिक टेस्ट है। वैसे ही अगर हमारा ये मानना है वी आर क्रिएशन ऑफ दिस नेचर, तो हमारे अंदर भी गॉड, भगवान का डीएनए, जिस मर्जी नाम से बोलो, उनका डीएनए होना बड़ा जरूरी है। और जो इस डीएनए को पहचानते हैं कि ये डीएनए हमारे अंदर कहाँ है, वो लोग सुपर ह्यूमन थिंग्स करते हैं। जैसे आपने देखा एक्रोबैट सर्कस आपने ब्रह्मा कुमारी का नाम लिया जिससे आप प्रभावित लगते हैं, लेकिन उनका जितना मैं जानता हूं वो भी एक बिंदु को मानते हैं और बिंदु की तरफ देखकर जो है ध्यान लगाया जाता है। तो सर ये अपनी एक वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी एक है ना फिलॉसफी है। मैं उस फिलॉसफी में नहीं जा रहा हूँ। मैंने बहुत से आर्ट ऑफ लिविंग है ना, सदगुरु, इन सब की मेडिटेशन, क्योंकि आई वाज वेरी क्यूरियस, तो मैंने हर जगह देखा और सुना है। लेकिन उनकी ये चीज़ मुझे एक पर्टिकुलर अच्छी लगी कि वो ऐसा समझाते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए यू नीड नॉट टू स्टे एट होम, आंखें बंद नहीं कर रही हैं, चलते फिरते आपको पूरे दिन में मेडिटेशन है ना, एक नशे में रहना कि आप बिल्कुल हैप्पी सोल है। तो ये चीज़ उनकी मुझे अच्छी लगी। जो चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है उसको हमें अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए। इतने स्ट्रेस में जो आज की लाइफ है, कोविड-19 है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तमाम जो है मुश्किलातें हैं, नौजवानों में जो है स्ट्रेस है, तो कैसे वो रह सकते हैं? अभी तमाम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साइड पे रख के वो कैसे जो है खुश रह सकते हैं? सर यही क्वेश्चन मैं चाहता था मेरे से पूछें जी। अब बेसिकली मेडिटेशन क्या है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे संस्कृत का एक श्लोक है, परोपकारम इदम शरीरम, विच मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ, लूज योरसेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। मैं कहता हूँ सर इस श्लोक के आगे तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। मेडिटेशन क्या है, भगवान क्या है, सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर आपको इस धरती पे भेजा है, जैसे सर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारी कितना बड़ा यूनिवर्स है, हमारा बहुत बड़ा यूनिवर्स है। आप उस यूनिवर्स में देखें कितनी गैलेक्सीज हैं, बहुत गैलेक्सी, उसमें से मिल्की वे हमारी एक छोटी सी गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी में आप देखें कितने सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम अर्थ एक है। अगर आप उस अर्थ में भी देखें सारा पानी है, थोड़ी सी फॉर्म्स है ना, अब उसमें भी देखें ह्यूमंस कितने, जानवर कितने, पक्षी कितने, कीड़े कितने हैं, तो थोड़े से इंसान है। आप सर ये देखें उन थोड़े इंसानों में भी खूबसूरत चीज क्या है कि गौरव जैसा दूसरा और कोई नहीं है। मतलब गौरव इन रिलेशन टू होल यूनिवर्स इकलौता है जी। इट इज वेरी ब्यूटीफुल कि भगवान ने मुझे बड़ा रेयर बनाया, अंडरस्टैंड। जैसे ताजमहल को हम कहते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में एक है, तो ताजमहल इतना रेयर है जो कि एक नॉन लिविंग पत्थर है, उसको दूर दूर से दुनिया देखने आती है। गौरव जो कि रेयरेस्ट है, मेरे जैसा कोई नहीं है, ना कोई बना सकता है ताजमहल, शायद कल को कोई दूसरा भी बना सकता है, लेकिन मेरे जैसा कोई दूसरा इस वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता। इवन इन केस ऑफ ट्विंस, पेरेंट नोज कि ये सौरव लगा, ये गौरव लगा, उनको पता ही एक जैसे नहीं होते। लेकिन 7 फेस के भी लोग होते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। सर ये सुनने को आता है, कोई 7 फेस के नहीं है। नो फिंगरप्रिंट हमारी जो साइंस है, हमारी मेडिकल लॉ हमारा, वो पूरा इसमें निर्भर रहता है कि पूरे वर्ल्ड में किसी 2 लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकते। ये तो लीगल बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रेयर यू आर।
जी। आज तक हम एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कभी कि मैं कितना बड़ा हीरा हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, इसलिए मैं दरब दरब भटक रहा था, कभी उधर भटक रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ ना, तलाश कर रहा हूँ, है ना, मैं उसकी तलाश करो। लेकिन कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मैं खुद में एक डायमंड हूँ, प्रीशियस, इतना प्रीशियस है कि मुझे खुद भगवान ने बनाया। गौरव, इस किताब को आपने लिखा है, इस किताब से समाज में क्या फायदा हो सकता है सर ये बताएं। मेरा 3rd चैप्टर है इस बुक में, हैप्पीनेस अराउंड अस। मैंने उसमें सर फिर वही संस्कृत का श्लोक इस्तेमाल किया, प्रोपकारम इदम शरीरम, मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ, लूज योरसेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर। वैसे 3 संस्कृत के श्लोक इसके साथ और आते हैं, प्रोपकारम फलंती वृक्षा, प्रोपकारम वहंती नदिया, प्रोपकारम ध्वंती गाय। कि गाय दूध देती है, किसके बेनिफिट के लिए देती है? लोगों के लिए देती है। वैसे जो वृक्ष को फल लगता है वो किसके बेनिफिट के लिए लगता है? लोगों के लिए। वैसे एक नदी बह रही है, वो पानी किसको मिलता है? अगर हम इसी में देखें कि हम भी नेचर की क्रिएशन है, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों बनी है? दूसरों की मदद करने के लिए। जिस दिन आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और ऐसा करना शुरू करेंगे, बिलीव मी, आपको किसी मेडिटेशन की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। अगर आप सर एक एनालाइज करें, वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल पर्सनालिटीज है या नेशनल पर्सनालिटीज हमारे, उनमें क्या चीज कॉमन है? उन सब में एक ही चीज कॉमन है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया होता है जो पूरी सोसाइटी में मदद कर रहा होता है। चाहे आप सिंगर ले लो, इंटरनेशनल सिंगर गाना गाता है, पूरी दुनिया उससे मदहोश होती है ना। एक साइंटिस्ट एक इन्वेंशन करता है, पूरी दुनिया को उसका लाभ मिलता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर एक स्पीच देता, हजारों लोग उससे प्रभावित होते हैं। वैसे स्पिरिचुअल लीडर एक हमारे सदगुरु जी हैं, सिस्टर शिवानी है, हमारे रविशंकर जी हैं, ये एक ऐसा लेक्चर देते हैं, करोड़ों लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है। जब आप अपने आप को सोसाइटी में तो किसी ना किसी तरह जो है, आपका कहना है सर्विस टू सोसाइटी जो है, सेवा भाव जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। जी नहीं तो हमने देखा कई जो है कई जगह हमने देखा कहीं सेवा की जाती है, लंगर लगाए जाते हैं, क्या वो भी सेवा में आता है? क्या वो सर बेसिकली जैसे मैं आई एम एन एडवोकेट, अब मैंने देखा कि राइटिंग अ बुक इट इज़ वेरी कंपैटिबल विद माय प्रोफेशन। मैं बुक लिख सकता था और मेरे कंपैटिबल था मेरे प्रोफेशन से, मैं किताब लिखा। अब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बुक ही लिखे। आपने ये देखना कि आप लाइफ में कहाँ प्लेस हैं और क्या चीज़ आप ऐसी कर सकते हैं जो आपके साथ कंपैटिबल हो। लेकिन आप इससे भी बाहर जाना चाहते हैं। अब जितने लोग, अब्राहम लिंकन देख लो, कभी स्कूल नहीं गया, वो एडिसन स्कूल से भाग गया था, उसने कहा ये स्कूल वाले गलत पढ़ाते हैं, तो वो साइंटिस्ट बन गया ना। आपको कहीं ना कहीं अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, तो आपको ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी है। जी समझो, भेड़ चाल नहीं चलनी है। ठीक बोला आपने। एक आपका 11th चैप्टर है माइंड एंड डिजीज, ये क्या है? सर ऐसा साइंस मानती है आजकल कि एवरी डिजीज ओरिजिनेट्स इन माइंड एंड एवरी डिजीज एंड्स इन माइंड। सर एक बुक है एन एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस परसीव्ड बाय अ पेशेंट, डॉक्टर नॉर्मन कजन ये बुक लिखी है जी। ये एक डॉक्टर भी हैं बेहतरीन और एक ऑथर भी थे। इनको एक ऑटोइम्यून डिजीज होगी। ऑटोइम्यून डिजीज बोले जैसे आप एड्स बोलते हो कि आपके बॉडी के सेल्स होस्टाइल हो गए आपके लिए, इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। तो वो डॉक्टर थे, उनको डॉक्टर ने कहा ये बच नहीं सकता क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है जी। ऑटोइम्यून डिजीज का कोई क्योर नहीं होता, ऐसा हमारी मेडिकल साइंस मानती है। तो उन्होंने उनको एक कमरे में रख दिया कि 3 महीने 4 महीने जिएगा। अब डॉक्टर है तो हम इनको फिर क्या करेंगे, क्योंकि डिजीज नहीं। एक दिन क्या हुआ, अचानक उनका एक फ्रेंड आया, वो बड़ी बातें शाती की तो हंसने लगे, वो नॉर्मन कजन बड़े। तो उन्होंने देखा उनकी जो ऑटोइम्यून डिजीज थी उसके कारण उनकी पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी, वो सिर्फ गर्दन हिला सकते थे। और जिस दिन वो बहुत हंसे तो उन्होंने देखा उनकी फिंगर्स थोड़ी हिल रही हैं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा जितनी भी कॉमेडी फिल्में हैं वो सब लेकर आओ मेरे पास, मैं देखना चाहता हूँ। और विद इन 6 मंथ्स वो हॉस्पिटल से चल के गए। उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन बुक लिख दी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस परसीव्ड बाय अ पेशेंट। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बुक लिख दी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उनको एक कैंसर हो गया, स्किन का कैंसर होता है, डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कैसे अपना कैंसर ठीक किया? सिर्फ अपने माइंड से, कुछ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं की, किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर दिया। उसका मेंशन मैंने अपनी बुक में भी किया और उनकी बुक में पूरी तो बुक लिखी है उन्होंने। इसलिए हमारे माइंड के पास इतनी पावर है। और एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है जो अभी शायद पब्लिश भी होगी, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है हेट्रेड। जो लोग नफरत की, जेलस की भावना रखते हैं उनको हार्ट अटैक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्चेस आजकल चल रही हैं। अच्छा, ये आपने लिखा भी है 5th चैप्टर में लिखा है पावर एंड फॉरगिवनेस, कि माफ करना जो है सबसे बड़ी बात है। तो यही कमी जो हमारे समाज में देखने को मिलती है, हम माफ नहीं कर पाते हैं उन लोगों को जिन्होंने गलत किया है हमारे साथ। तो ये इसका क्या मकसद था लिखने का? सर ये मेरा फेवरेट चैप्टर इस बुक में यही है, फॉरगिवनेस। अगर आप समझेंगे सर, फॉरगिवनेस क्या होता है? क्षमा करना। मैं समझता हूँ, आपने मेरे से पूछा इंसान मेडिटेशन करता है या माइंड स्टेबल है, उसकी क्या निशानी है? उसकी यही निशानी है। एक इंसान कितने एलिवेटेड है जी,
कितना वो उन्नति कर चुका है, ये इससे साबित आप कर सकते हो कि अगर उसमें क्षमा करने की शक्ति है जी, तो वो समझ लो स्पिरिचुअल सोल है, एलिवेटेड सोल है। नहीं तो जो इंसान फॉरगिवनेस नहीं करेगा वो क्या करेगा, भार अपने ऊपर रखेगा, समझ लो। जैसे मैंने एक चेयर को पकड़ा है, चेयर 1 मिनट 2 मिनट पकड़ूंगा, अगर 1 घंटा पकड़ूंगा तो क्या होगा, मेरी बाजू फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। इसलिए माफ कर देना, फॉरगो, किसी को छोड़ देना आपको सबसे एलिवेट करता है, और ये सबसे बेस्ट वर्च्यू है किसी भी इंसान में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है गौरव, मैं अब ये जानना चाहूँगा कि जो है ये बुक आपने लिखी और इसका जो है अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको मिला है, कहाँ कहाँ प्रकाशित हो चुकी है ये अभी तक किताब? सर ये बुक मेरी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉपी किंडल में हुई, और यूके में मैंने जैसे बताया, यूके में कुछ दर्शक उन्होंने पढ़ी और उसके 16 अगस्त को ये लॉन्च हुई थी ना? 16 अगस्त को ये। तो अब तक कितने जो है इसके सर बेसिकली अभी ये हमें पता नहीं चल सकता, क्वार्टरली हमारा एक सर्वे होता है जो पब्लिशर हमें बताएगा कितनी बुक्स हैं। मैंने कुछ बुक्स लाई थी तो वो मेरी एक ही दिन में हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने बड़ी क्यूरियोसिटी शो की, अप्रिशिएट करने की कि हमारे दोस्त ने बुक लिखी है पढ़ने के लिए। अब मैंने और कुछ बुक्स मंगाई है, अगर कोई चाहता है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, आई कैन प्रोवाइड हिम अ कॉपी। ठीक है, अब चलते चलते मैं अंत में ये जानना चाहूँगा आपसे, अब जो आपने ये किताब लिखी है उसका आप क्या चाहते हैं समाज में युवा जो है इसको पढ़ें, और आगे जो है अब आपका क्या जो है एक प्लान रहेगा इसके आगे? क्या इसके बाद भी इसी विषय के ऊपर किताबें आ सकती हैं आपकी तरफ से? सर लास्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे पहले हर युवा को ये समझना है कि वो एक ऑर्डिनरी नहीं है। हर एक इंसान का इस धरती पे एक स्पेसिफिक रोल है, तभी वो यहाँ नहीं तो नहीं हो सकता। अपने आप को ऑर्डिनरी नहीं समझे, किसी से कम नहीं समझे, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, ये मेडिटेशन है, अपने आप को जगाओ, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है ना। हम गलत चीज़ें, हमारे गलत माइंड प्रोग्रामिंग बचपन से की जाती है कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, और कोशिश करें। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में कोई बड़ा नहीं बनता है, स्टेप बाय स्टेप आप बनेंगे और सोसाइटी के लिए काम करना शुरू कर दो सेल्फलेसली। और अगर आप ऐसा करेंगे, आपके जो प्राइवेट पर्सनल इंटरेस्ट है ऑटोमेटिकली पूरे होंगे। पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और पूरा सोसाइटी में डिपेंडेंस, जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ हमारी सोसाइटी है उसको आगे करें। हम सब भाई हैं, ब्रदरहुड इसको बढ़ाएं। जहां देखो आई मीन इलनेस, वी मीन वेलनेस। जहां मैं आई बोलूंगा पर्सनल इंटरेस्ट है, वहां मैं आपसे दूर हो गया। जहां मैं वी बोलूंगा वहां आप मेरे पास आ गए। जी। तो सर इस सिनेरियो में आज जैसे कोरोना वायरस और ऐसे भी बड़े क्राइम्स हैं, हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड। ये तो मैन मेड है, मैं इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आप आज आए और आपने जो माइंड की ताकत है हमारी वो उससे हमें अवगत करवाया, एक नया पहलू हमें दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौरव जिन्होंने ये किताब लिखी है माइंड द सुपर हीरो, तो इस किताब में वो तमाम विषयों को जो है टच किया गया है, जिससे कि ये मैसेज जाता है समाज में कि जो युवा स्ट्रेस में रहते हैं और ये समझते हैं कि अब अंत है उनकी दुनिया का, कभी निराश हो जाते हैं, तो उनको ये किताब पढ़नी भी चाहिए और जीवन में इसको लागू भी करना चाहिए, और उसका जो फ़ायदा है उन तक पहुंचेगा, ऐसा जो है गौरव का कहना है। और हमें भी लगता है इस किताब को जब हम पढ़ेंगे तो हम भी जानेंगे कि इस किताब में क्या कुछ ऐसा है। लेकिन जिस तरह से गौरव ने बताया है तो ये साफ हो जाता है कि इस किताब में एक पॉजिटिविटी ज़रूर है जिसके बारे में सबको पढ़ना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।